हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन की सेकंड लेक्चर वीडियो। जिसने पहले लेक्चर नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। उसी के बाद आपको ये करने में मज़ा आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके थोड़े से बेसिक टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला वो है हमारा रिजल्टेंट फैक्टर। रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट फैक्टर सिंपली हम मिनिमम दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जब हमारे पास एक तीसरा नया वेक्टर जो बनता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन वही होगी, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जो हम उन दो वेक्टर्स के लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होता है हमारा? द रिजल्टेंट vector of two or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect as is produced by individual vector। ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंपली क्या, दो और दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हमने ऐड किया या माइनस किया, जो भी किया हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद उनके पास एक नया वेक्टर जो मिला उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब इसका इफेक्ट भी वही होगा जो इन इंडिविजुअल वेक्टर्स ने इफेक्ट किया था। क्लियर। अब आते हैं हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर हम करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं हम। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसके छोटे छोटे से कुछ बेसिक रूल्स कर लेते हैं। रूल्स कह लो या इसका कैसे हमें इसको सॉल्व करना, मेथड्स कह लो। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि जब व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। क्या कर रहा है? जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में कैसे एक्ट कर रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं जरा हम। सपोज पहला वेक्टर ये है हमारा, इसको ले लिया मैंने वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये हो गया मेरा वेक्टर बी। दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनको एक्ट करेंगे तो दोनों क्या होंगे, ये सिंपली ऐड हो के क्या बन जाएगा, ये एक बड़ा वेक्टर हो जाएगा। मान लो सपोज दोनों को जोड़ा और ये कुछ ऐसा इतना बड़ा वेक्टर यानी ऐड हो गया। तो ये जो वेक्टर है ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर। क्लियर। सेकंड रूल कर लेते हम। व्हेन टू वेक्टर्स आर acting in opposite direction। क्लियर। तो क्या कर रहा है, दो वेक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। सपोज एक वेक्टर ये है, इसको मैं थोड़ा सा लंबी लेंथ ले रहा हूँ इसकी, ये वेक्टर है। दूसरा जो है ये है हमारा बी वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन। अब इस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए में से बी माइनस हो गए तो ए कुछ ऐसा बच जाएगा हमारे पास। तो ए हो गया हमारे यहाँ पे एक छोटा वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बच गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ गया ए और माइनस बी वेक्टर। क्लियर। अब करते हैं हम थर्ड। when two
vectors act at some angles। जब दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं, इसका एक सिंपल एक रूल है, तो उस रूल को फॉलो करेंगे। पहले वेक्टर का, ये फर्स्ट वेक्टर है, के हेड से अगर दूसरे वेक्टर का टेल निकलता है, क्या बोला ना, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल निकलता है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो बनेगा वो होता है उसका रिजल्टेंट। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जो हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर। ये रूल होता है। अब इसी को करके हम इसके रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ले लेते हैं। सपोज ये हमारा पहला वेक्टर है, वेक्टर ए। अब ये मान ले लिया वेक्टर बी मेरा यहाँ से निकल रहा है, क्लियर। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बनेगा और क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर उसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट सेम इसको कंपेयर करते हैं। ए वेक्टर जो बी वेक्टर था पहले, वो अब बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। रूल्स हम वही पहले वाला यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो बी वेक्टर है वो इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर के। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा वो किसका आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर। अब इसका दूसरा एक और रूल, इसी को अगर चेंज कर देता हूँ कि ये एक वेक्टर है मेरे पास ये, और एक वेक्टर है मेरे पास ये, तो ये हो गया इस पर वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर वी। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, तो रिजल्टेंट उसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के हेड से दूसरे का टेल, तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ए, हमने ये रूल पढ़ा है सिंपल, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम ये। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा इस बार ए माइनस। तो कुछ करना नहीं हमें, बस उसी रूल को फॉलो करना है इस फर्स्ट वाले को, और इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करके आप अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है, जब व्हेन नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्ट इन, सॉरी अपोजिट कह रहा हूँ, एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट एंगल्स कह लो, नॉट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट एंगल्स, इसको हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। क्या कह रहा है, सिंपल, बहुत ईजी है। ये वेक्टर एक वेक्टर हो गया, इसके टेल से दूसरे वेक्टर निकल ओरिजिन करता है, फिर इससे एक और वेक्टर कर रहा है, फिर इससे एक और वेक्टर कर रहा है, ये हो गया। ये सब एक सीक्वेंस में हो रहा है, तो इनका जो क्लोजिंग साइड होगी वो इसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसके टेल से इसके हेड पे रिजल्टेंट निकलेगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा ए प्लस बी के बराबर। अब ए प्लस बी एक वेक्टर बन गया, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। अब इस ए प्लस बी के हेड से सी वेक्टर का टेल निकल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। अब इस वाले को मान लेते हैं हम डी वेक्टर। अब फिर देखते हैं, जो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, इसके हेड से डी वेक्टर का टेल ओरिजिन हो रहा है, तो हमारे इस ए प्लस बी प्लस सी के टेल से रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, निकलेगा और डी वेक्टर के हेड पे जाके मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। तो इसे कहते हैं हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तो हो गए हमारे बहुत जनरल मेथड्स। अब हम करेंगे कुछ एनालिटिकल मेथड्स जो कि हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम एनालिटिकल मेथड, वेक्टर एडिशन के कुछ एनालिटिकल मेथड जो कि हमारे CBSE
और एंट्रेंसेस बेसिस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे फिज़िक्स के लिए 11th में 12th में, और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, बीटेक करते हो, तो हर जगह ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा इसमें, वो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या कहता है ट्रायंगल ऑफ? सिंपली बहुत इजी होता है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी जो थर्ड साइड होगी वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये होता है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं, फिर देन इसको हम ड्राइव करेंगे। तो व्हेन टू फैक्टर्स आर represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then third side of triangle represents in magnitude and direction of रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो हो गई स्टेटमेंट लंबी सी। अब करते हैं इसका, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वेक्टर है, क्लियर, वेक्टर ए। ये दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। तो थर्ड साइड क्या करेगी रिप्रेजेंट, इसके रिजल्टेंट का, हो गया हमारा आर वेक्टर, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम इस टाइप के ट्रायंगल्स को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सबसे इजी जो ट्रायंगल होता है जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन से बना दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हो गया। इसको आगे तक बढ़ा दिया मैंने, इसको मैंने क्या करा, आगे तक इंक्रीज़ कर दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिया। ये हो गया मेरा आगे तक करके 90 डिग्री। इस एंगल को हमने लेट कर लिया कि ये थीटा बी वेक्टर जो है वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, क्लियर। और ये हो गया बीटा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है बीटा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, नेमिंग करते हैं सबसे पहले इसकी। इसको दे दिया मैंने ओ पी क्यू, आर नहीं दूंगा क्योंकि आर ऑलरेडी है। तो आपको अल्फ़ाबेट्स ऐसे यूज़ करने हैं जो वेक्टर से मैच नहीं करते। तो ओ पी क्यू एन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल मुझे एक तो ये चाहिए और एक ये पी एन चाहिए। ये दो अननोन क्वांटिटी है, इनको सॉल्व करते हैं। जब ये नॉन क्वांटिटी हो जाएगी उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ, इन राइट ट्रायंगल मर्ज जाओ कि मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ अभी, क्यू एन पी। पहले छोटे वाले में निकलेगा। अब सिर्फ इसमें एक वैल्यू हमें गिवन है, वो है पी क्यू, इसकी वैल्यू है बी। इस बी की हेल्प से हमें पी एन भी निकालना है और इस बी की हेल्प से हमें क्यू एन भी निकालना है। तो पी एन बी यानी ये हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के हेल्प से हमें पी एन इट मीन्स बेस निकालना है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कोस थीटा, बिकॉज कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है पी एन, हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू। तो यहाँ से पी एन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा पी क्यू
कॉस थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं, पी एन इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे डायरेक्शंस नहीं लेंगे। सेम हम करेंगे अब इसी ट्राइंगल में मैं लगा देता हूँ साइन थीटा। क्लियर। अब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया क्यू एन, हाइपोटेन्यूज हो गया पी क्यू, तो क्यू एन इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। अब पी क्यू क्या है यहाँ पे, पी क्यू फिर से बी है, ये है साइन थीटा, तो बन गया क्यू एन, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, क्यू एन निकल गया हमारा और पी एन निकल गया। अब ले लेते हैं हम ये बड़े वाला ट्राइंगल ओ क्यू एन। अब इस ओ क्यू एन में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एन का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर। तो लगा देते हैं हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू एन, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये जो ओ एन है वो इक्वल है आपका ओ पी प्लस पी एन, और जबकि क्यू एन तो हमारा या एन क्यू जो है वो वही रहेगा। एन क्यू कर लो या क्यू एन कर लो, कि हमने पहले क्यू एन लिया था तो इसको हम क्यू एन कर लेते हैं। तो क्यू एन का स्क्वायर ये हो गया हमारा ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर, ये हो गया क्यू एन को एज इट इज़। अब इनकी पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ पी इक्वल्स टू है हमारा ए, पी एन इक्वल्स टू हमने निकाला था बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्यू एन हमने निकाला था बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इस वाले को हम ओपन कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर पर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया। और लास्ट में हमारा बचा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी यहाँ ये एज इट इज़ प्लस, और ओ क्यू हमारा आ रहा है यहाँ पे आर। ठीक है, यहाँ से मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में बच गया 2ab कॉस थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो वैल्यू आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे हम आर की वैल्यू, तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और रूट। तो ये होता है हमारा फाइनल आंसर। डाल दें हमने बॉक्स में, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। अब आर की डायरेक्शन क्या होगी, बीटा है, तो बीटा की हेल्प से हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ tan बीटा। tan इक्वल्स टू होता है p बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p पहले देखते हैं p क्या है। यहाँ पे p है हमारा qn और b है हमारा on, और on इक्वल्स टू है हमारा op प्लस pn। वही करते हैं, यह आ गया qn अपॉन में on। qn की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू है b साइन थीटा qn की, op प्लस pn वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, tan बीटा इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन में op a, ये आता है निकाला हमने b कॉस थीटा। तो ये आ गई हमारी tan बीटा की। अगर यहाँ से बीटा निकालना हो तो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। ये हो गया हमारा बीटा। क्लियर। अब इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं हम। केसेस फर्स्ट,
जब वेक्टर्स कैसे कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर किस में हो सेम डायरेक्शन और पैरेलल, तो इस केस में थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो गया हमारा 0, तो रिजल्टेंट कितना हो गया हमारा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0, cos 0 होता है हमारा 1, तो ये बन गया हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट से रूट ख़त्म, तो इसलिए आ गया a प्लस b। क्लियर, रिजल्टेंट आ गया। दूसरा केस ले लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, इस केस में थीटा होता है 180 और कोस 180 होता है हमारा -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये किसका बन गया फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका रूट, तो ये आ गया r = a माइनस b। तीसरा केस ले लेते हैं, राइट एंगल वाला, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो थीटा होगा 90 और कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 हो गया हमारा यहाँ 0, तो कोस 90 0, तो r कितना आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू 0, तो ये आ गया सिंपल √a² प्लस b²। तो ये निकाला था हमने मैग्नीट्यूड, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकलता है हमारा यूनिट वेक्टर्स में। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लो। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा पैरेललोग्राम लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट, पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। इसकी स्टेटमेंट कहती है जब किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो उसका डायगोनल जो है वो उन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, व्हेन टू वेक्टर्स आर represented by two adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction taken in same order then diagonal of parallelogram represents the resultant of these two वेक्टर्स। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो चलिए अब इसका ड्राइव करते हैं। चलिए ज़रा अब इसको हम मैथमेटिकली कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली क्या कह रहा है पहले समझते हैं। इसने क्या कहा है, दो साइड्स किसी पैरेललोग्राम की दो साइड, तो एक साइड्स मैंने साइड ये ले ली, ये पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी साइड जो है वो दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका डायगोनल, तो इसको पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो ये ऊपर वाला भी ए वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को। प्रोसेस ड्राइव का आंसर बिल्कुल सेम होगा जैसा कि हमारा ट्रायंगल का था। जैसे ट्रायंगल सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला था, तो ये डाल दिया हमने एक
परपेंडिकुलर। ये एंगल लिया था हमने थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ये एंगल थीटा आ गया तो इट मीन्स थीटा हमारा एंगल हो गया वेक्टर ए और वेक्टर वी के बीच में। ये थीटा है तो इसको हमने वहाँ बीटा माना था तो इसको भी यहाँ बीटा लेट कर लेते हैं। प्रोसेस सेम है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब इसको हमने ले लिया ओ क्यू एन पी और इसको ले लेते हैं हम एस। पूरी प्रोसेस सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। फिर से वही प्रोसेस, छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू एन, तो कोस थीटा बी बाई एच, कोस थीटा आ गया हमारे यहाँ पे पी एन और अपॉन में पी क्यू या क्यू पी। तो पी एन की वैल्यू आ गई यहाँ पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू की वैल्यू है बी कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सेम हम निकालेंगे अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की पी बाई एच, पी हो गया हमारा यहाँ क्यू एन, एच हो गया हमारा पी क्यू, तो क्यू एन इक्वल्स टू आ गया पी क्यू साइन थीटा। तो क्यू एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे बी साइन थीटा, इक्वेशन 2 आ गई। अब हम लेंगे ये बड़े वाला ट्राइंगल ओ क्यू एन और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू एन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? फिर से वही ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू या क्यू एन स्क्वायर। अब ओ क्यू है हमारा आर, ओ एन है हमारा ओ पी प्लस पी एन और क्यू एन है हमारा बी साइन थीटा और इसका स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है ए, ये है हमारे पास बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया और लास्ट में बच गया हमारे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो एक तरफ ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में हमारे पास बच गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू आ गया हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता हमारा 1, तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर और यहाँ बच गया हमारे पास सॉरी 2ab बचा था, पर ये बचा हमारे पास 2ab, ये हो गया 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया 2ab कॉस थीटा। इस तरफ था आर स्क्वायर, आर को स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा रूट। तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इनके ऊपर चढ़ गया रूट। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसका आंसर बिल्कुल सेम है हमारा ट्रायंगलों की तरह। अब निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फैक्टर। फिर से वही प्रोसेस, tan बीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अब p यहाँ पे क्या है, तो p की वैल्यू हमारी क्या आई है उसके अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। p था हमारा क्यू एन और b है हमारा ओ एन। क्यू एन की वैल्यू है b साइन थीटा, क्यू एन को लिख सकता हूँ मैं ओ पी प्लस पी एन। तो वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ b साइन थीटा, ओ पी की वैल्यू है a, पी एन की वैल्यू है b कॉस थीटा। तो यह आ गया हमारे पास tan बीटा। फिर से वही अगर बीटा निकालना है तो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। तो ये निकल गया हमारा फाइनल आंसर।
केसेस भी सेम है, तो इसमें मैं केसेस नहीं करा रहा हूँ, वही केसेस है, आप वहाँ से कर सकते हैं, सेम केसेस है। यहाँ हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम करेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन टॉपिक्स पे जो अभी हमने कवर किए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू वैक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर पॉइंट द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम पहले बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, धीरे धीरे करके थोड़े से लेवल इसका अप करेंगे हम। क्या कह रहा है, दो वैक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या आपस में इक्वल है, और साथ साथ क्या कह रहा है, उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक फैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो उनके बीच का एंगल निकालना है, दो वैक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। सिंपली क्या कह रहा है, अगर हम दो वैक्टर मान लेते हैं, लेट पहला वेक्टर P है वो बराबर है दूसरे वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के, और जो रिजल्टेंट है इनमें से किसी एक के इक्वल है। एक के इक्वल मीन्स दोनों के इक्वल हो गया। तो बस इस कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि R इक्वस टू होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम, 2pq cos थीटा। ये सब किसके बराबर है, ये सब R के इक्वल है। यहाँ सब की जगह मैं R रिप्लेस कर देता हूँ, R पुट कर दिया, ये 2r cos थीटा। तो ये आ गया, इसका रूट को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया r², ये हो गया 2r², यहाँ आ गया हमारा 2r² cos थीटा। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2r², तो यहाँ बच गया 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ r² से r² कैंसिल, 2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1, तो cos थीटा आ गया हमारा -1/2, और -1/2 वैल्यू होती है cos 120 तो थीटा आ गया हमारा, यहाँ पे हमें एंगल निकालना था, एंगल निकल गया हमारा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। क्या कह रहा है, दो फोर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड का रेशियो दे रखा है 3:5 और उनका रिजल्टेंट है 35 न्यूटन। उनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी गिवन है, इट मीन्स थीटा गिवन है। तो हमें यहाँ पे फोर्स का, जो दोनों फोर्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। हमने मैथ्स में क्या हुआ, जब भी इस टाइप से हमें कुछ रेशियो में दे रखा तो हम पहले क्या करते हैं, उनको x की टर्म में लेट कर लेते हैं। तो लेट इसको मान लेता हूँ मैं, f1 जो है वो है 3x और f2 जो है वो हो गया हमारा 5x। इनका रिजल्टेंट इट मीन्स f दे रखा है 35 न्यूटन और थीटा है 60 डिग्री। फिर से अब हमारा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम, f इक्वल्स टू अंडर रूट f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos 60। क्लियर, सबकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ, 3x² प्लस 5x² 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 1/2 और cos 60 होता है हमारा 1/2। क्लियर, ये हो गया 1/2 और रूट, इस 2 से ये 2 ख़त्म, वैल्यू आ गई। रूट को उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये f²। ठीक है, f² भी क्यों, हमारे पास f की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, तो f की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। पहले यहाँ पुट कर देते हैं, f की वैल्यू है 35, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। क्लियर, यह स्क्वायर की जरूरत नहीं, देख रहे थे क्या पता सॉल्व हो गया, हमारे पास आंसर आएगा। तो 35 ही रहने देते हैं इसको। इधर आ गया मेरे पास 3² हो गया 9², ये हो गया 25x² और ये हो गया 15x²। क्लियर, 15x² आ गया। अब जरा इसको ऐड करते हैं, 9 + 15 हो गया 40
और 40 + 9 हो गया 49, तो ये आ गया 49x²। तो ये आ जाएगा हमारा 7x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई 35/7 जो कि होगी 5। x की वैल्यू आ गई 5। हम एक एक करके दोनों वेक्टर्स निकाल लेंगे। f1 था हमारा 3x, 3 × 5, तो f1 आ गया हमारा 15 न्यूटन। ऐसे f2 है हमारा 5x, 5 × 5, तो ये आ गया 25 न्यूटन। तो पहली वैल्यू आ गई 15 न्यूटन और दूसरी फोर्स आ गया हमारी 25 न्यूटन। तो क्वेश्चन हो गया हमारा ये कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है हमारा द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ each force is increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो हमारा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो हमें दे रखा है 29 न्यूटन और जो लीस्ट रिजल्टेंट है वो हमें दे रखा 5 न्यूटन। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, हमने अभी केसेस लिए थे पीछे, तो उसमें ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट में क्या आती थी वैल्यू, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हमारे पास P + Q आ रहा था रिजल्टेंट, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 29 और जो लीस्ट है हमारे पास वो हो जाएगी P - Q 5 न्यूटन। इक्वेशन 2 बन गई फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच। अब हमें ये पहले तो ये फोर्सेस पता होनी चाहिए, जो P और Q दो फोर्सेस है हमारी, ये कितनी होंगी। फिर उसमें क्या करा है, इसमें अगर हम 3 न्यूटन इंक्रीज कर देते हैं तो नई फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, राइट एंगल में, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सिंपल ऐड इक्वेशन कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड। तो P + Q, P - Q आ गया 29, इधर आ गया 5, Q से Q ख़त्म, 2P = 34। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 17 न्यूटन। P की वैल्यू 17 आ जाएगी तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, P + Q = हमारा 29, तो Q = क्या हो गया 29 - P, इट मीन्स 29 - 17। तो Q की वैल्यू आ गया हमारी यहाँ पे अब 12, ठीक है। अब क्या करें, दोनों में अगर 3 न्यूटन इंक्रीज कर दे, इफ़ 3 न्यूटन इंक्रीज्ड ऑन ईच फोर्स, तो नई फोर्स जो होगी इसको स्मॉल p ले लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी P + 3। P कितना है हमारा 17 + 3 दैट इज़ 20 न्यूटन। ऐसे स्मॉल q ले लेते हैं इसको, Q + 3 12 + 3, तो ये आ गया हमारा 15 न्यूटन। अब इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे थीटा गिवन है 90 और कोस 90 होता है हमारा 0, जैसा कि हमें पता है। तो बस स्टार्ट करते हैं हम। नया रिजल्टेंट क्या होगा, R = √P² + Q², और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, तो इसको 0 कर देंगे। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम ज़रा। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू की आई है हमारी 20, Q की आई है 15, दोनों का रूट 20 का स्क्वायर 400, इसका 225, यह आ गया √625। तो रिजल्टेंट आ गया हमारा 25 न्यूटन। रिजल्टेंट तो निकल गया हमारा। अब हम क्या निकालते हैं, इस ख्याल से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकलती है, डायरेक्शन के लिए हमने बनाया था कि tan बीटा = होता है B, इट मीन्स Q sin 90 + A P + B मीन्स Q cos 90, cos 90 0, sin 90 1, तो ये बच गया ओनली Q/P। Q की वैल्यू आई थी 12, P की आई थी हमारी क्या आई थी वैल्यू
15, क्यू की वैल्यू आई थी 15 और इसकी आई थी 20। इसको कर देंगे 5/3 और 4 सॉल्व करके वैल्यू आएगी हमारी 0.75। तो बीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा tan इनवर्स 0.75, जो कि इक्वल होता है हमारा 36 डिग्री और 52 मिनट के। ये आएगा हमारा एंगल। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ऊपर तक अगर नहीं आया तो भी आपका आंसर करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, अ मोटर बोट इज़ रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. तो पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। क्लियर? क्या कह रहा है, एक मोटर बोट है जो कि नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जबकि वाटर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ में जा रहा है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर? तो हमें बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है, बोट किस वेलोसिटी से जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी। तो पहले इसको करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पहले इसको डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हो गया हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ले लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या कर रहा है, दोबारा से बोट की जो डायरेक्शन है, बोट जो है वो 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ में। तो हम मान लेते हैं वो यहाँ कहीं है। इसकी स्पीड बोट की हम ले लेते हैं VB से 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और हमारे जो वाटर की डायरेक्शन है वो जा रही है 60 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ के 60 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ के 60 डिग्री। इट मीन्स उसकी डायरेक्शन होगी कहीं 60 डिग्री ये। क्लियर? तो ये हो गई हमारी 60 डिग्री। ये हो गया हमारा वाटर करंट VC, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसका रिजल्टेंट भी निकालना है, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं, उससे हमारे हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट बन गया हमारा ये। तो ये हमें निकालना है, ये हमने लेट कर लिया कि ये हो गया हमारा V, सिंपल V। क्लियर? अब ये एंगल 60 है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है हमारा, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया हमारा 120। ये 120 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना, हमें साथ साथ बीटा भी निकालना है। तो ये फर्स्ट एंगल है हमारा, ये एंगल हो गया हमारा बीटा। इसके बाद हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो VB हमें गिवन है, VC गिवन है, एंगल हमें मिल चुका है, एंगल मिल गया यहाँ पे हमें 120। तो फिर पैरेललोग्राम लो लाएंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है, V इक्वल्स टू अंडर रूट, फर्स्ट फैक्टर है हमारा VB, सेकंड फैक्टर है VC और 2VB VC कोस थीटा, इट मीन्स कोस 120। कोस 120 की वैल्यू अभी निकाली है हमने, पीछे निकाली थी, कितनी होती है -1/2। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 25, यहाँ दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू -1/2। 1/2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारा 625 प्लस 100 और माइनस का 250। सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा
725 माइनस 250 आ गया 475। इसको सॉल्व कर लेते, इसका रूट आएगा 21.8। तो ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब करते हैं हम इसकी डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है tan बीटा इक्वल्स टू बी। बी इट मीन्स सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है यहाँ पे, वी सी साइन 120, ये होगा हमारा वी बी, फिर वी सी कॉस 120। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। वी सी की वैल्यू हमारी 10, साइन 120 वैल्यू होती है √3/2 अपॉन वी बी, ये दे रखा 25 प्लस 10 और इसकी वैल्यू है -1/2। सॉल्व कर देते हैं, यह गया 10√3 या 5√3 कर देते हैं इसको, रुक जाओ 5√3 हो जाएगा ये, 2 से डिवाइड 5√3 अपॉन में 25 और माइनस का 5। क्लियर। ये आ गया हमारा 5√3 और अपॉन में 20, तो इट मीन्स √3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.433। ये होगी हमारी tan बीटा। तो बीटा आ गया tan इनवर्स 0.433। इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। वैल्यू निकलेगी इसकी 23.4 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन से ये जाएगी, और किस डायरेक्शन में जाएगी, ये जाएगी ये जो रिजल्टेंट बनाया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स एस वेक्टर। शो दैट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो पी एंड क्यू दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट वेक्टर है कोई आर। तो जरा इसको पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये एक वेक्टर है पी, क्लियर, और एक वेक्टर है क्यू। उनका रिजल्टेंट है कितना, आर। अगर इसके बीच में हम एंगल लेट कर लेते हैं थीटा, तो इनका रिजल्टेंट आएगा आर। तो वो आर कैसे बनेगा, तो पहले हमें इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक आर वेक्टर। क्लियर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या बनेगी कि r इक्वल्स टू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। इसका रूट इधर ले आऊँगा तो r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है कि अगर केस ले लिया उन्होंने कि अगर Q की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब अभी Q ऊपर की तरफ है तो फिर नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे होगा, मान लो ये हमारा P, ये तो P वेक्टर है, अपनी जगह पे है ये, क्लियर। तो Q ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, कहाँ कर ली, इसने सपोज अपनी डायरेक्शन कर ली ये, क्लियर। ये हो गया हमारा Q की डायरेक्शन। तो ये एंगल पूरा एंगल 180 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बच गया, ये बच गया 180 माइनस थीटा। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, तो इसको पहले पैरेललोग्राम लो में बदल लेते हैं। ये बन गया रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हो गया हमारा, रिजल्टेंट भी हो गया हमारा एस फैक्टर। अब सॉल्व करते हैं जरा इसको। पहले सबसे पहले cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस cos थीटा। ये इधर आ जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये आ गया स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा,
इस तरफ से आ गया ये, आ गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा और 2p क्यू कॉस थीटा कैंसिल। यहाँ बच गया हमें 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस s। यही प्रूफ करना था हमें, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू एक्ट्स सो दैट द रिजल्टेंट इज √3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं हमारे पास, तो हम पहले उन फोर्सेस को लेट कर लेते हैं। लेट हमने इसको मान लिया कि F1 इक्वल्स टू p प्लस क्यू और F2 इक्वल्स टू p माइनस क्यू। इनका जो रिजल्टेंट है R वो इक्वल्स टू √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिजल्टेंट वाला हम अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लगा देते हैं कि R स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो थीटा एंगल निकालना है। R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। F1 की वैल्यू है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। F2 की वैल्यू है कि p माइनस क्यू, इसका आ गया होल स्क्वायर 2F1 p प्लस क्यू F2 p माइनस क्यू और कॉस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लास्ट में हमारा a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस थीटा भी बचा हुआ है। यहाँ से 2pq माइनस 2pq कट गया, p स्क्वायर 2p स्क्वायर q स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर और लास्ट में बच गया प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर टू कॉस थीटा। सारी वैल्यूज़ को उधर लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, तो 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर और इधर बच गया 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ तो आ गया p स्क्वायर, यहाँ आ गया p स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस q स्क्वायर, इधर बच गया 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। सारी वैल्यूज़ को इधर लेके आओ, तो कॉस थीटा बच गया स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये से कैंसिल 1/2 और 1/2 होती है cos 60, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन, हमें निकालना था एंगल, हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, 2 बॉयज़ रेजिंग अ लोड पुल एट एन एंगल टू ईच अदर इफ़ दे एक्सर्ट forces of 30 Newton and 60 Newton respectively, and their effective pull is at right angle to the direction of the pull of the first boy. What is the angle between their arms? What is the effective pull? क्या कह रहा है, दो लड़के हैं, दो बॉयज़ हैं, वो दो फोर्स लगा रहे हैं। फर्स्ट वाला जो लगा रहा है वो लगा रहा 30 न्यूटन, ठीक है, और सेकंड जो बॉय है वो फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन। अब क्या कह रहा है, जो इनकी इफेक्टिव पुल आएगी, इनमें से जो इनका रिजल्टेंट पुल आएगा वो फर्स्ट वाले बॉय के साथ एंगल बना रहा है राइट एंगल। तो इट मीन्स ये क्या होता है, ये हो गया बीटा, यानी डायरेक्शन दे रखी हमें 90 डिग्री। तो बीटा मिल गया हमें यहाँ 90 डिग्री। क्लियर, बीटा 90 डिग्री मिल गया। तो अब हमें निकालना है एक तो रिजल्टेंट पुल और एंगल, ये दो चीज़ें निकालनी हैं। तो बीटा गिवन है, तो इसकी हेल्प से तो हम सिर्फ पहले डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ही निकाल सकते हैं। तो पहले वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। tan बीटा इक्वल्स टू होता है हमारा b मीन्स F2 साइन थीटा
और अपॉन में ए मीन्स F1 प्लस F2 cos थीटा। tan 90 tan बीटा हमें ये क्या दे रखा बीटा tan 90, तो F2 sin थीटा ये दे रखा F1 प्लस F2 cos थीटा। अब tan 90 होता है हमारा इन्फिनिटी, तो tan 90 तो आ गया इन्फिनिटी। तो F2 क्या है हमारे पास दे रखा है 60 साइन थीटा ये दे रखा 30 प्लस 60 cos। अब हमें पता है इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है मैं कहीं साइड में कर देता हूँ यहाँ। इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है 1/0 और 1/0 का मतलब जब ये 30 प्लस 60 cos थीटा 0 के बराबर होगा तब जाके आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो 30 प्लस 60 cos थीटा ये किसके बराबर है 0 के, बिकॉज तभी हमारी इन्फिनिटी कंडीशन बनेगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 60 cos थीटा इक्वल्स टू 30 इधर क्या आता है -30, तो cos थीटा कितना आ गया -30/60, इट मीन्स -1/2। और cos -1/2 कब आता है cos 120 होता है, थीटा आ गया 120 डिग्री, थीटा तो निकल गया। अब नेक्स्ट काम क्या हमें क्या निकालना है इसका इफेक्टिव पुल। वो कैसे निकलेगा F या जो हमने R से लेट किया तो R इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 30 स्क्वायर F2 60 स्क्वायर 2 × 30 × 60 cos 1/2 माइनस 120 माइनस 1/2 ये कट गया, ये आ गया 900 3600, यहाँ आ गया माइनस 1800, तो ये आ गया हमारा 900, ये 1800 1800, तो ये आ गया हमारा 2700 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30√3 न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया 30√3 न्यूटन। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नए आगे के टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।